बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग का आखिरी दिन है। नादरीन, ट्रंप की वार्निंग का जो आखिरी दिन है और तबाहकुन नताइज की उसने धमकी दी है। ट्रंप ने जो कहा, उसने कहा अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही आज मर जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप का इतना खौफनाक दावा है। उसने उम्मीद का इजहार किया शायद कुछ ना कुछ आज हो जाए, अगर कुछ होना है तो आज ही होना है, अगर कोई मुज़ाकरात होने हैं तो आज होने हैं। ये रात बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर अब कुछ हो गया तो हो गया, वरना डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगली कोई डेडलाइन नहीं है, बहुत बड़ा हमला करेंगे, पूरी सिविलाइजेशन उड़ा के रख देंगे और एक बहुत बड़ा अटैक करेंगे। हमने एक टोटल रिजीम चेंज किया है और ये बेहतर लोग हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेहतर तरीके से सोचेंगे और कुछ भी बेहतर हो सकता है। लेकिन ईरान के लोगों का खुदा हाफिज, ये भी उसने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। तो वो ईरानियों को भी मुखातब करता रहता है, लेकिन धमकी बड़ी खौफनाक है जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई है। और अब इस वक्त जो है वो पुलों को, सड़कों को, शाहराहों को तबाह किया जा रहा है ताकि ईरान का जो आपसी राब्ता है वो मुनक़ता हो जाए, सप्लाई लाइन कट जाए पूरे ईरान के बीच में। अगर कोई आपस में कोऑर्डिनेशन है, कोई सामान कहीं से कहीं मंगवाना है तो वो राब्ते खत्म हो जाएं, क्योंकि अमेरिका ने तो एयर ड्रॉप होना है अगर आना है किसी ने तो किसी ऑपरेशन के लिए, लिहाजा जमीनी रास्ते वो खत्म करते जा रहे हैं रफ्ता रफ्ता। और इसके अलावा जो है वो रेलवे पर भी हमला किया जा रहा है। आज के दिन में इसराइल ने खास तौर पे कहा था कि रेलवे पे अटैक करेंगे, उन्होंने किया। खारक का जो जजीरा है ईरान का बहुत इंपॉर्टेंट, वहां पे जो दिफाई मकामात हैं उनके ऊपर अमेरिका ने और इसराइल ने बड़े खौफनाक अटैक किए हैं। जवाबन जो है वो एक हमला जुबैल में, सऊदी अरब में पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पे कर दिया है ईरान की जानिब से, मुबैना तौर पर कहा जा रहा है। और इसे एक जवाबी हमला करार दिया जा रहा है जो इसराइल और अमेरिका ने ईरान में किया। शराज में पेट्रोकेमिकल की एक फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया, उसे तबाह किया। तो जवाबन जुबैल में, सऊदी अरब में पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पे हमला करके ईरान ने उसे तबाह किया है मुबैना तौर पे। अब नाजरीन, लगातार एक सप्लाई जारी है मिडिल ईस्ट में। खलीजी ममालिक में बड़ी तेजी से C-130 और तैयारे पहुंच रहे हैं, धड़ाधड़ वो आ रहे हैं और लेकर आ रहे हैं फौजियों को, फौजी साजो सामान को, और जितने भी हथियार वो पहुंचा पा रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं और मुख्तलिफ दुनिया के खित्तों से वो हथियार निकाल निकाल कर यहां पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे ना एक बड़ा रीजन है कि अगर एक लंबी लड़ाई लड़नी है तो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए आपको ज्यादा हथियार चाहिए होते हैं और ज्यादा हथियार इकट्ठा करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। और वही टाइम इस वक्त गेन कर रहा है अमेरिका और इसराइल। और कभी मुज़ाकरात की बात करते हैं, कभी कोई और बात करते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने हमले भी जारी रखे हुए हैं। अमेरिका की जो सप्लाई है हथियारों की वो उस तरह नहीं है जो पहले थी। यानी मैं क्रूज मिसाइल्स की बात कर रहा हूं, दूसरे मिसाइलों की बात कर रहा हूं। कोई लगभग 2300 उनके पास क्रूज मिसाइल थे जिससे वो अटैक कर सकते थे। उन्होंने काफी हद तक वो इस्तेमाल किए, उन्हें खत्म कर लिया है। और एशिया पैसिफिक सेक्टर में चीन के खिलाफ जो उनके पास 425 क्रूज मिसाइल थे वो उनको भी लेकर गए हैं, उनको भी विड्रॉ करके अब खलीज के खित्ते में ला रहे हैं। और मुख्तलिफ जगहों से जो हथियार थे अमेरिकन, जो मुख्तलिफ एरियाज में तैनात थे, चाहे वो इंटरसेप्टर्स हैं, चाहे वो उनके मिसाइल्स हैं, वो उनको लेकर आ रहे हैं मिडिल ईस्ट में ताकि ईरान के खिलाफ एक हतमी और तगड़ी लड़ाई वो लड़े। तो एमुनिशन की जो सप्लाई है वो एक तरफ मुतासिर हुई है अमेरिका की, जबकि ईरान लगातार अपना एमुनिशन बना रहा है। और अमेरिका ने पूरी कोशिश की है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ से तबाह कर दिया जाए ताकि अगर ये कोई चीज मूव करना चाहे तो ये मूव ना कर सके और लंबे अरसे तक हथियारों को बनाने के और उन्हें इधर से उधर ले जाने के या ट्रांसपोर्ट करने के वो काबिल ना रहें। ईरान की जो कामयाबी की शरह है वो बढ़ रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है खबर। यानी पहले जब ईरान अटैक करता था तो उसे जो कामयाबी मिलती थी वो 3% थी। इसराइल में उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा काम कर रहा था कि अगर वो 100% हमला करते थे तो 3% उन्हें कामयाबी मिलती थी। लेकिन अब जो इसराइली एयर डिफेंस है वो इतना कमजोर हो चुका है कि वो लगभग 27 से 30% के बीच में ईरान को कामयाबी मिल जाती है। और अगर 27% भी है तो इसका मतलब यह है कि ईरान जो भी 4 हथियार इसराइल की तरफ भेजता है उनमें से एक हिट हो जाता है। यह बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पहले जो 100 हथियार भेजे जाते थे उनमें से सिर्फ 3 हिट होते थे और अब 4 में से 1 हिट होता है। और अगर यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो वो वक्त दूर नहीं है जब ईरान जो भी हथियार बेचेगा उसमें से हर 2 में से 1 हिट हो जाएगा। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल होगी इसराइल जैसे मुल्क के लिए जो ज्यादा बड़ा नहीं है, उसका रकबा इतना बड़ा नहीं है, तो वहां पे ज्यादा बड़ी तबाही हो सकती है। तो ईरान की जो कामयाबी की शरह है उसमें इजाफा हुआ है।
اب ایک اور رپورٹ ہے اور یہ امریکی سابق CIA آفیسر لاری جانسن نے یہ دعویٰ کیا. انہوں نے بتایا جناب کہ ایک پائلٹ کے پیچھے امریکہ نے اپنے 6 فوجی مروا لیے ہیں. وہ جو آپریشن ہوا اس میں امریکہ کے 6 فوجی مارے گئے ہیں. یہ دعویٰ کیا لاری جانسن نے اور اس نے کہا کہ کئی جہاز امریکہ کے تباہ ہو گئے, $400 ملین کا نقصان ہو گیا صرف ایک رات کے اندر, اور یہ سب کچھ ہوا صرف اور صرف ایک پائلٹ کو بچانے کے لیے. آپریشن ہی الٹا ہو گیا نا. جب جہاز وہاں پہ اترے اور اس کے بعد وہ نہیں فلائی کر سکے اور دھنس گئے اور وہ پھنس گئے بہت بری طرح, پھر انہوں نے ان کو تباہ کر دیا, پھر پیچھے سے امداد منگوائی تو لڑائی شروع ہو گئی. وہاں جو امریکن جرنل ہے اس نے کیا رپورٹ کیا, اس نے بتایا جناب کہ ایران کے اندر ہر ایرانی ہمارے اوپر چھوٹے بڑے ہتھیاروں سے حملہ کر رہا تھا. انہوں نے کہا جو ایرانی ہمیں دیکھتا تھا وہ ہتھیار نکال کر ہمارے اوپر حملہ کرتا تھا. ایرانی ہمیں اپنا نجات دہندہ نہیں سمجھتے, ایرانی ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں. یہ بات امریکہ کو اب سمجھ آ گئی ہے اور سمجھ آ بھی جانی چاہیے تھی کہ ایرانی کبھی بھی امریکنز کو نجات دہندہ کے طور پہ نہیں دیکھتے. ایرانی امریکہ کو دیکھتے ہیں اپنے دشمن کے طور پہ. امریکی جرنل نے جو انکشاف کیا وہ الفاظ میں آپ کو ایز اٹ از بتا دیتا ہوں. اس نے کہا جب ہمارے جہاز اور ہیلی کاپٹر اسفہان میں اتر رہے تھے یا جو فضا میں تھے تو ہر ایرانی شہری اپنے چھوٹے ہتھیاروں سے ہم پر فائرنگ کر رہا تھا. ایرانیوں کے لیے امریکی نجات دہندہ نہیں بلکہ ایرانی امریکیوں کو اپنے خلاف حملہ آور سمجھتے ہیں. یہ ہے جناب صورتحال. اب ایسا لگتا ہے جب آپ یہ ویلاگ سن رہے ہیں تو چند گھنٹے باقی ہیں. اگر تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا پینترا نہ بدلا اور ایک مرتبہ پھر ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ نہ کیا تو چند گھنٹوں کے بعد بڑا شدید حملہ ہو سکتا ہے. اور ایک چیز آپ اور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اس بیچ میں بھی کوئی لڑائی رکی نہیں ہے. اس بیچ میں بھی لگاتار انفراسٹرکچر کی تباہی جاری رہی ہے. پاکستان نے ایک مرتبہ پھر اپنے مولویوں کے ذریعے سے وارننگ جاری کروائی ہے ایران کو کہ آپ سعودی عرب کے اوپر اٹیک نہ کریں, لیکن ایران بار بار یہ کہتا ہے کہ کیونکہ سعودی سرزمین سے ہمارے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو ہم مجبور ہیں واپس وہیں پہ اٹیک کرنے کے لیے. اور ابھی جہاں اٹیک کیا ہے ایران نے وہ پیٹرو کیمیکل ایک فیسلٹی ہے. اب اگر یہ امریکہ کی ہے یا نہیں ہے لیکن سعودی عرب کی تو ہے نا, اور یہ کوئی دفاعی نقطہ نظر سے جگہ بھی نہیں ہے. تو ایک طرف یہ کہا جاتا ہے جناب آپ ہماری پیٹرو کیمیکل انڈسٹری کو تباہ نہ کریں, تو وہ ایران اب دباؤ ڈالے کیسے سعودی عرب کے اوپر کہ یہ فوجیوں کو یہاں سے منع کرو کہ ہمارے گھروں کو ہماری تنصیبات کو تباہ نہ کرے. کیسے ایران منع کرے؟ یعنی زبانی کلامی تو یہ کام ہونا نہیں ہے. تو دباؤ ڈالنے کے لیے وہ بھی آگے سے اسی طرح کے بم مارتے ہیں. اور اسپیسیفکلی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگر یہاں پہ جو ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں وہ اگر تباہ ہو جاتے ہیں, جتنے بھی پلانٹ لگے ہوئے ہیں وہ اگر تباہ ہو جاتے ہیں جن سے پینے کے پانی کو کرامت بنایا جاتا ہے, سمندر کے پانی کو پینے کے لیے استعمال کے لیے, اگر وہ تباہ ہوتے ہیں تو یہ اتنی خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے گی اس خطے کے لیے کہ اس بحران سے نکلنے کے لیے آپ کو یونائٹڈ نیشن, باقی ساری قومیں, بہت سارے ممالک مل کر بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے تو بھی مشکل ہو جائے گا. کیونکہ ان کی ضرورت کا کئی ممالک کا 70%, کئی کا 90% تک کا جو کوٹا ہے پانی کا وہ انہی ڈی سیلینیشن پلانٹ سے پورا ہوتا ہے. اور قطر نے اس کے بارے میں وارن بھی کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ وقت ہے, چند گھنٹے باقی ہیں. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا جنگ کی طرف نہ جائے, امن کی طرف جائے. کوئی بھی اس کے لیے کوئی بھی رول پلے کرے وہ شاباش کا مستحق ہوگا. جنگ نہیں ہونی چاہیے, امن ہونا چاہیے, کیونکہ جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہوتی, جنگ خود ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتی. آزاد کشمیر کی صورتحال پہ ہم بات کریں گے. راولا کوٹ میں سچویشن جوں کی توں ہے, لیکن صبح کے وقت دوبارہ گولی چلی ہے. فجر کی نماز کے بعد جب کچھ نوجوان مسجد سے نکل رہے تھے تو وہاں پہ رینجرز کی گاڑیاں آ گئی اور وہاں فائرنگ کی گئی, اور فائرنگ کے نتیجے میں ایک نوجوان جو ہے, اس کا نام بتایا جا رہا ہے سبحان عارف, وہ شہید ہو گیا. اور اس کے علاوہ دانش ارشاد صاحب ہیں وہاں پہ ایک صحافی, ان کے بقول یہ فورسز نے پیش قدمی کی ہے اور مظاہرین نے اس کو ناکام بنایا ہے. اور جو ایک نوجوان وہاں پہ زخمی ہوا اس نے کیا بتایا پہلے وہ سن لیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر سچویشن آپ سمجھ سکیں گے, کیونکہ یہاں پہ گولی چلی ہے اور رینجرز کی 2 گاڑیاں آئی تھیں جن کے اوپر بندوقیں فٹ تھیں. اب یہ کیا ہو رہا ہے یعنی میری سمجھ سے باہر ہے. یعنی مجھے اتنا لمبا صحافتی کریئر ہو گیا, آزاد کشمیر میں اس وقت جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا دکھائی دے رہا ہے. میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے آپ سنیں یہ نوجوان جسے گولیاں لگی ہیں یہ کیا بتا رہا ہے.
10 बजे का टाइम हुआ, तकरीबन नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले हैं, उन्होंने स्ट्रेट फायर खोल दिए हैं। काफी बंदे हमारे जख्मी भी हुए, मेरे साथ एक दो बैठे थे वो फौत हो गए, और एक तकरीबन मेरे ख्याल से एक तो ये गोरा लगाया ना, तो एक का सही कंफर्म नहीं हो रहा। स्ट्रेट फायर गाड़ियां आई हैं 2 रेंजर्स की, और वो बंद गाड़ियां थी ना, तो बस उन्होंने गने लगाई हुई थी गाड़ी पर, उन्होंने चारों तरफ गने बस फेरना शुरू कर दिए। अच्छा, तो वहाँ पे किस तरह का सीन था? क्या लोगों ने वापस मज़ामत की है? और जी क्या लोगों ने भरपूर मज़ामत की है, मुकाबला डट के किया है उनका। फिर वो काफी लोग जख्मी हो गए, फिर एम्बुलेंस वगैरह आई हैं, उन्होंने जो जख्मी थे उनको उठाया है, बंदूक को उन्होंने ढूंढ ढूंढ के मारा है, जिधर जिधर कोई बंदा नजर आ रहा था ना उनको, वहाँ पर उन्होंने फायर किया उस पर। तो ये है कि आपको प्लंजी हॉस्पिटल में कौन लेके आया? एम्बुलेंस उधर से मंगाई है, उधर से उन्होंने भेजा हमें सीधा, जो है ना कैंप लगे हुए हैं, उधर उनको हमें बिठाया, उधर हमारी ट्रीटमेंट हुई है, इंजेक्शन वगैरह लगे, तो जो जख्मी थे जो शहीद भी हुए तो उनको भी साथ ले गए। तो वापस उधर से जो ज्यादा सीरियस थे ना, उनको पलंदरी की एम्बुलेंस पे बिठाया, उनको ले गए, किसी को डडियाल की एम्बुलेंस में बिठाया, उधर ले गए। तो बाकी जो फौत हो गए उनको भी एम्बुलेंस में भेज दिया हमने। ये नाजरीन आप सुन रहे थे एक नौजवान को जिसे जो जख्मी हुआ सुबह फायरिंग की वजह से, और वो ये बता रहा है कि उसके साथ कुछ नौजवान शहीद हो गए हैं। उनमें एक का नाम तो कंफर्म हो गया, सुभान आरिफ। अब जो मकामी सहाफी हैं वो ये बता रहे हैं कि ये सुबह फोर्सेस ने पेशकदमी की है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या है, लोगों के जज्बात भड़काने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बार बार क्रैकडाउन की कोशिश की जाती है, लोग उसे नाकाम बना देते हैं, और लोग बहुत बड़ी तादाद में शहर के आसपास चारों तरफ बैठे हुए हैं, और इन लोगों को अभी तक उमर नजीर कश्मीरी ने इजाजत नहीं दी कि ये लोग दाखिल हो रावला कोर्ट में। यानी रावला कोर्ट में दाखिल होने के लिए उमर नजीर कश्मीरी, जिन्हें सबसे पहले गोलियां लगी हैं, उनके साथी शहीद भी हुए, और उन्होंने अभी तक शहर में दाखिल होने से बाहर से आने वाले लोगों को रोक रखा है, और लोग बाहर घेरा डालकर बैठे हुए हैं। कमिश्नर रावला कोर्ट सरदार वहीद के मुताबिक मुजाहिरीन को शहर से हरगिज गुजरने नहीं देंगे। यहां पे भी एक सिचुएशन है, यानी हुकूमत ने शहर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए से काफी मजबूत ताकत इकट्ठी कर रखी है, और शहर के आसपास जो है वो आकर लोग इकट्ठे हो गए, जबकि शहर के अंदर भी अक्सर रैलियां निकलती हैं, मुजाहरे होते हैं, और लोग शहर के अंदर भी बाहर निकल रहे हैं। ये सिचुएशन जो है ये कोई तवक्को भी नहीं कर सकता था। ये मिसकैलकुलेशन है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की कश्मीर के अवाम के बारे में। इनको तारीख पढ़नी चाहिए, थोड़ा सा चीजों को गौर करना चाहिए। कश्मीरी इस तरीके से आपके काबू नहीं आएंगे, आपको उनके साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि जानबूझकर हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो मसला कश्मीर का हल है, शायद उस हल से अब पाकिस्तान भी पीछे हटना चाहता है, ऐसा लगता है। क्योंकि भारत तो इससे बहुत पहले भाग गया था। भारत ने तो कहा जी हमारा टूटंग है, हम अक़वाम मुत्तहिदा को मानते ही नहीं है। तो भारत ने 370 खत्म कर दिए और वो कवानीन ही तब्दील कर दिए, उन्होंने स्टेटस तब्दील किया और कंट्रोल कर लिया मकबूजा कश्मीर को। वो कहते हैं जी अब वो उनका मुल्क का हिस्सा है, वो कोई अलग टेरिटरी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब से लगातार जो टाउट्स हैं उनकी ये आवाजें उठ रही हैं कि जनाब कश्मीर को पाकिस्तान का एक सूबा बना लिया जाए। तो अक़वाम मुत्तहिदा की उन करारदादों को ये भी पसे पुश डालना चाहते हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मुहाजिरीन की ये 12 नशिस्तें रखना बहुत जरूरी है। एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट के लोग ये कहते हैं, वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि क्योंकि हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर को आजाद करवाना चाहते हैं और कश्मीरियों को उनका हक देना चाहते हैं, लिहाजा मकबूजा कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए उनकी 12 सीटें रखना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ यही टाउट्स कहते हैं नहीं कश्मीर को अपना सूबा बना लें। भाई या तो आप ये बात कर सकते हैं या आप वो बात कर सकते हैं, आप दोनों बातें एक वक्त में नहीं कर सकते। इस तरह आप एक्सपोज हो रहे हैं। और कश्मीर को सूबा बनाने की बात जो पागल लोग कर रहे हैं वो नहीं जानते कि कश्मीरियों का इस्तिस्वाबे राय उनका हक है, और इसी के ऊपर पाकिस्तान ने 70 साल मुकदमा लड़ा है कि उनका यह हक है कि वो फैसला करें कि वो कहां रहना चाहते हैं। वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, या वो अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। ये उनका हक है और ये उनका जमहूरी और आईनी हक है, ये उन्हें हक मिलना चाहिए। अब अगर आप ये जबरदस्ती करेंगे तो वो तो इंडिया भी कर रहा है,
अगर पाकिस्तान भी वही करेगा तो दोनों में फर्क क्या रहेगा? सवाल यह पैदा होता है। मेरी ख्वाहिश यह है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने और कश्मीरी वोट करें पाकिस्तान के हक में, लेकिन इसका फैसला कश्मीरी करें, यह ज्यादा जरूरी है। यानी मेरी अगर जाती ख्वाहिश है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, तो मेरी ख्वाहिश से ज्यादा मुकद्दम है कश्मीरियों का अपना राय देना, जो कश्मीर के अंदर रहते हैं या कश्मीर से बाहर रहते हैं, लेकिन उनकी राय का सबसे ज्यादा एहतराम होना चाहिए। अब लगता है ऐसे है कि अपने अपने पास जो कश्मीर मौजूद है, जो भारत के पास है, जो पाकिस्तान के पास है, शायद बैकडोर चैनल, क्योंकि हमें फौज ने ही बताया था कि बैकडोर चैनल राब्ते हम कभी भी बंद नहीं करते भारत के साथ, तो बहुत मुमकिन है कि दोनों ममालिक की एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया कि वो कश्मीर आपके पास है, वो आपका, ही हमारे पास है हमारा। अब इससे आगे शायद कोई बढ़ना ही नहीं चाहता।